कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात उस हमले की जिसने पुतिन की नींद उड़ा दी है, पुतिन के होश फाख्ता कर दिए हैं। महाजंग के 16 महीने बाद दरअसल पहली बार यह साफ नजर आ रहा है कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन को बुरी तरह जख्मी करना चाहते हैं। नई स्ट्रैटेजी के तहत ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया को वापस हथियार के लिए जो हमला किया है उसकी चोट जो है वो मॉस्को तक लगी है। पुतिन ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब ज़ेलेंस्की भी क्राइमिया पर कब्जा करके हिसाब बराबर करना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अब क्राइमिया पर 1 महीने के अंदर दूसरी बार ब्रिज पर हमला कर दिया है। ब्रिज पर हमला करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ज़ेलेंस्की ये साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सफल हो रहा है। पुतिन की आर्मी यूक्रेन का कचूमर निकाल रही है, लेकिन लोगों को बहलाने के लिए और यूक्रेन की जनता को ये दिखाने के लिए यूक्रेन बहुत बहादुरी से लड़ रहा है। ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया और यूक्रेन को जोड़ने वाले एक और बड़े ब्रिज को तबाह कर दिया है। इस ब्रिज की लंबाई 19 किलोमीटर बताई जा रही है और इसमें रोड नेटवर्क के साथ ही रेलवे नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल उठता है कि क्या ब्रिज पर हुआ यह हमला रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है? क्या खेरसॉन में क्राइमिया से पहुंच रही सैनिकों की रसद सामग्री की सप्लाई लाइन अब टूट गई है और रूस के सैनिक भूखे मर जाएंगे? क्या ब्रिजों को तोड़कर क्राइमिया को अलग थलग करने के बाद अब ज़ेलेंस्की क्राइमिया को रूस से जीत लेंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि कैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध क्राइमिया के पुलों के लिए काल साबित हुआ है। 22 जून को भी आरोप लगा कि ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया ब्रिज को उड़ा दिया। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में भी यूक्रेन पर आरोप लगा कि उसके लोगों ने ब्रिज पर धमाका किया था। आरोप है कि तब यूक्रेन ने पुतिन के जन्मदिन यानी 7 अक्टूबर के अगले ही दिन विस्फोटक से ब्रिज को उड़ा दिया था और इसे पुतिन के लिए जन्मदिन का तोहफा कहा गया था। अब विस्फोटों की खबर के बीच क्राइमिया और रूस की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले प्रमुख पुल पर ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня утром у нас всех началось с информации о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Крымском мосту. Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавшего легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент? Пострадала девочка. Ранение средней тяжести, находится уже под присмотром врачей. На связи с ней Андрей Александрович Иконников, министр здравоохранения Белгородской области. В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область। पुतिन के कैंप में भी इस घटना ने कैसे हड़कंप मचा दिया है आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्राइमिया को समझने के लिए मैप देखिए। क्राइमिया 2014 से पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था। 2014 में पुतिन ने क्राइमिया पर हमला कर दिया। पुतिन ने क्राइमिया को जीतकर यूक्रेन से अलग कर दिया। क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना पुतिन का टारगेट है और इसके लिए पुतिन को खेरसॉन का पूरा इलाका चाहिए। खेरसॉन भी पहले मूल रूप से यूक्रेन का ही इलाका है, लेकिन अब खेरसॉन के एक हिस्से पर यूक्रेन का कब्जा है और खेरसॉन के दूसरे हिस्से पर रूस का कब्जा है। खेरसॉन के जिस हिस्से पर रूस का कब्जा है वहां पर रूस के सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा है। खेरसॉन पर कब्जा बरकरार रखने के लिए अब तक पुतिन की आर्मी 50 से ज्यादा बार खेरसॉन और उससे सटे इलाकों पर हमले कर चुकी है। इस वक्त खेरसॉन के अंदर यूक्रेन की आर्मी की 59वीं मोटोराइज्ड ब्रिगेड जंग लड़ रही है और इसी खेरसॉन में रूस की आर्मी की 58 कॉम्बाइंड आर्मी, 48 गार्ड मोटर राइफल डिवीजन, 22वीं आर्मी कॉर्प, 126 पोस्टल डिफेंस ब्रिगेड, रशियन एयरबोर्न फोर्स और 7वीं गार्ड्स माउंटेन एयर असॉल्ट डिवीजन मौजूद है।
और इन सैनिकों को रसद की सप्लाई करना पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती है। रूस के सैनिकों के लिए यह हमला कितना खतरनाक साबित होने वाला है आपको आगे बताएंगे, लेकिन पुतिन दुखी इसलिए है क्योंकि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और उनकी बेटी घायल हो गई है। घटना के बाद ही क्राइमिया के गवर्नर ने पुल को बंद करवा दिया है। क्राइमिया पुल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा गया है, जिससे बम गिराने के भी दावे किए जा रहे हैं। क्राइमिया के स्थानीय निवासियों ने सुबह होने से पहले विस्फोटों की आवाज भी सुनी। Тяжелая. Ее родители погибли. Папа, мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, это семья из Новоскольского округа, связаться с родными. Будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не умеешь. Но все, что от нас зависит, повторюсь, мы будем стараться. इस हमले से पुतिन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि रूस के जवानों को हर दिन जिंदा रखने के लिए हजारों टन खाद्य सामग्री, इसके अलावा लड़ने के लिए गोला बारूद की जरूरत होती है। खेरसॉन के इलाकों में हमला करने के लिए पुतिन ने क्राइमिया को मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया है, यानी क्राइमिया में ही लड़ाई का बड़ा गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। इसके अलावा यहीं पर रूस ने बड़े पैमाने पर खाने के भंडार भी रखे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि क्राइमिया और यूक्रेन के बीच में मौजूद समंदर में ही रूस को डुबो दिया जाए और इसीलिए वो यूक्रेन के खेरसॉन में रूस के सैनिकों का दाना पानी बंद करने के लिए क्राइमिया और खेरसॉन को जोड़ने वाले ब्रिज को ही तोड़ देना चाहते हैं और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। क्राइमिया को खेरसॉन से एक नहीं कई ब्रिज जोड़ते हैं। इनमें से 3 ब्रिज प्रमुख हैं: एंटोनिवस्की ब्रिज, क्राइमिया ब्रिज और चोन्हार ब्रिज। चोन्हार ब्रिज नष्ट हो गया है, लेकिन एंटोनिवस्की और क्राइमिया ब्रिज अभी भी चालू है। रूस को ज्यादा परेशानी तब हो सकती है जब तीनों ही ब्रिज एक साथ तोड़ दिए जाएं। इसी क्राइमिया ब्रिज पर पहले भी हमला हुआ था, तब अक्टूबर में बम से हमला किया गया था। अक्टूबर में ये पुल टूटने के बाद कई महीनों तक इस पुल की मरम्मत का काम जारी रहा। पिछले महीने ज़ेलेंस्की ने चोन्हार ब्रिज पर हमला करके उसको नष्ट कर दिया था। यूक्रेन ने इस रूट पर दोनों साइड के ब्रिजों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये ब्रिज टूटने के बाद अब रूस की सेना को खेरसॉन पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर का ज्यादा सफर तय करना होगा। और बड़ी बात ये कि ये 150 किलोमीटर की सड़क एक ग्रामीण सड़क है जो काफी संकरी है। अब पुतिन इस हमले के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने इस पूरे हमले की जांच रिपोर्ट मांगी है। Следственным комитетом России в связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть террористический акт. По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли 2 гражданских лиц, мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь. पिछले महीने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करके ब्रिज को तोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर से बम फेंककर पुल को तबाह कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूस का सुरक्षा कवच क्या कर रहा था? आखिर कहां थी रूस की डिफेंस मिसाइलें जो ड्रोन को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखती हैं? आखिर क्यों अटैक हेलीकॉप्टर को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए? कई एक्सपर्ट दावा ये कर रहे हैं कि यूक्रेन ने यह हमला सुबह ऐसे वक्त पर किया जब रूस को समझने का कोई भी मौका नहीं मिल पाया। हेलीकॉप्टर को बहुत नीचे उड़ाया गया जिससे वो रडार की रेंज में नहीं आ सका और ना ही रूस के निशानेबाज ही यूक्रेन के हेलीकॉप्टर को टारगेट कर पाए। ज़ेलेंस्की ने इस हमले की कोई जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना की बहादुरी पर बड़ी-बड़ी बातें जरूर की और एक बार फिर ये दावा किया है कि यूक्रेन कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि अभी और लड़ेगा। Щороку Україна ставатиме лише міцніше та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет та будувати спільну безпеку. Україна це може. Може завдяки тому, що рядки і слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою та рішучістю наших людей. Мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави – це їхня особиста воля. Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв, різних людей, які билися і б'ються заради України та яким ми завдячуємо свободою.
कुल मिलाकर यूक्रेन एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसमें ज़ेलेंस्की ने अपनी ही कलम से अपनी तबाही के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नाटो फेल साबित हो रहा है और पुतिन के साथ समझौते के सिवा अब ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प भी नहीं है।